हेलो मेरे दोस्तों को मेरे दोस्त लिख रही है आप लोग और शुरू करते हैं यहाँ से। ताजमहल हो या ताजू महल, बेगम मुमताज महल हो या शिवा मंदिर, मैं बात कर रहा हूँ बाबू भैया की फिल्म द ताज स्टोरी। जी ये वही बाबू भैया जो हेरा फेरी फिल्म के अंदर हेरा फेरी करते थे, यहाँ पर भी ताजमहल को ताजू महल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये फिल्म स्टोरी देखने जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म के डिस्क्लेमर में बता दिया गया है इस फिल्म की कहानी और किरदार सच और झूठ से कोई लेना देना नहीं है। देखिए इसका डिस्क्लेमर। खेल गए बाबू भैया। जी बाबू भैया मोदी सरकार के बहुत ही अहम खिलाड़ी हैं। बीजेपी की टिकट पे बाबू भैया 2014 में इलेक्शन जीत चुके, 2014 से 19 तक पार्लियामेंट का हिस्सा रहे। वैसे तो मैं आपको बता दूं परेश रावल का मैं भी बहुत बड़ा फैन था, लेकिन जब ताज स्टोरी देखी ना इस फिल्म में कोई मंतक है ना कोई कहानी है। बाबू भैया कोर्ट में रगड़ते जा रहे। कौन थे मंदिर चल दिए चाचा? ताजमहल। क्या ताजमहल मंदिर था? इसका ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाए। अरे बाबू भैया फिर तो कुतुब मीनार का ब्लड टेस्ट करवा ले। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बिल्कुल ये कहानी ऐसी है जैसे बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाया गया। आप कहेंगे बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का इसमें क्या लेन देन। आ जाते हैं असली मुद्दे पे। वहाँ पहले तेजू महल था। द ताज स्टोरी एक फिल्म नहीं एक थर्मामीटर है। मोदी सरकार इस थर्मामीटर से जनता का टेम्परेचर चेक कर रही है। एक व्हाट्सएप स्टोरी को पूरी फिल्म बना दिया, लेकिन जनता ने इसको मानने से इनकार कर दिया। कुछ गोदी भक्त जो अभी भी इसके अंदर कीड़ा मारने की कोशिश कर रहे हैं। आपके माध्यम से अपील करता हूँ हर उस व्यक्ति से, भारत की सरकार से और आर्कियोलॉजिकल सर्वे से, कि अगर भारत के लोगों की आस्था ताजमहल में है और ताजमहल में नहीं है, तो जिस तरह से बाबरी ढांचे को गिराया गया और जिस तरह से राम मंदिर बना, ताजमहल भी हटे और ताजमहल वापस से पुनः स्थापित हो। यही भारत की सभ्यता और यही भारत की संस्कृति। मुझे तो साफ लग रहा है बाबू भैया को ये स्क्रिप्ट पेल दी गई है। बाबू भैया ने इस फिल्म में क्लेम किया इस्लाम में मकबरा बनाना ही कुफ्र है। अरे बाबू भैया इस्लाम के नाम पे नहीं बनाया ताजमहल। हम मानते हैं इस्लाम के अंदर 1 से 2 सदी के अंदर ऐसे मकबरे नहीं बने। फिर हुकूमतों पर हुकूमत आई, जिस तरह मुगल हुकूमत आई, फिर वक्त के साथ साथ ऐसे मकबरे बादशाहों वगैरह के लिए बनाए जाते थे, जैसे इमाम हुसैन, निजामुद्दीन औलिया, शाहजहां और इस तरह बहुत सारे मकबरे बनाए गए। अब ये कहते हैं मुगल ने वहां तो बनाया ही नहीं। भाई उज्बेकिस्तान जाइए, तारीख पढ़िए, उज्बेकिस्तान में भरे पड़े हुए ऐसे मकबरे। अब बिल्कुल ऐसे तो नहीं है, लेकिन इन जैसे करीब करीब जरूर है। मतलब तारीख के मकबरों को देख के साफ पता चलता है मुगलों के लिए नामुमकिन नहीं था। वाकई ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। द ताज स्टोरी देखने के बाद मुझे तो लगता है कुतुब मीनार के ऊपर केस कर दूं, वो मेरे बाप ने बनाया है। क्या इंडिया गेट तेरे बाप ने बनाया है? तो तू भी कहते भाई लाल किला तेरे बाप ने बनाया है। मेरा एक दोस्त है दिनेश, द ताज स्टोरी फिल्म देखने के बाद रोड पे अकड़ के चलने लगा। मैंने पूछा भाई तू अकड़ के क्यों चल रहा है? तो साफ कहता कि ये रोड मेरे बाप का है। अ सिंबल ऑफ लव। 1631 में मुमताज बेगम 14वें बच्चे को जन्म देते हुए दुनिया से रुखसत हो गई। 1632 से 1655 22 साल 20,000 लेबर। कोई नहीं जुटला सकता इसको। हाँ 1960 में पीएन ओक ने क्लेम करना शुरू कर दिया था। 1989 में इन्होंने अपनी किताब पब्लिश करी ताजमहल ट्रू स्टोरी। इसके बाद इन्होंने हिंदी में किताब लिखी ताजमहल मंदिर भंवा है। ये सारे क्लेम्स इनके पर्सनल थ्योरी थे, जिसको दुनिया में किसी भी स्टोरियन ने सपोर्ट नहीं किया। फिर बाबू भैया ने कहा मैं पीछे क्यों रहूं, मैं तो गोदी भक्त भी हूं, गोदी सरकार में भी हूं। अब आपको समझ में आई बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को, जो राम मंदिर बन गया वो बन गया, मैं उसके ऊपर अभी बात नहीं कर रहा। लेकिन परेश रावल जी आपने इतना बड़ा भंड कैसे मारा? और बाबू भैया कोई फिल्म नहीं मिल रही थी या पैसे नहीं मिल रहे थे? अब बाबू भैया का इस फिल्म के अंदर सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन क्लेम क्या है मैं बताता हूं आपको। बाबू भैया इस फिल्म के अंदर कहते हैं नाकार खाना यहां बना हुआ है, यानी ढोल बजते नाच गाना होता है। अरे नकार खाना सिर्फ इसी काम के लिए नहीं होता। पहले बादशाह जो है इनाम देने के लिए बुलाते थे, किसी को ऑनर देना होता। शाही मुगलों के दरबार में रस्मो रवाज और परंपरा यहाँ पर निभाई जाती थी। मुमताज बेगम के लिए कोई शायरी बोली जा रही हो, कोई गाना गाया जा रहा हो, तो नकार खाने में सुनाया और गाया जाता था। अब इस पूरी फिल्म के अंदर विष्णु दास के पास कोई एविडेंस नहीं होता, इधर उधर की कहानियां सुनाते हैं और इधर उधर की कहानियां बकते हैं। सबसे बड़ा एविडेंस उनके पास एक ही होता है। इतिहास में हमें ये नहीं पढ़ाया गया, ये नहीं लिखा गया, ये नहीं पढ़ाया जाता। अरे बाबू भैया वही पढ़ाया जाएगा ना जो असल इतिहास होगा। अरे बाबू भैया 165 मिनट की फिल्म बना के कोई भी लॉजिक बात ही नहीं करी आपने। तो बस ऐसे ही लगा जैसे घोड़ों की रेस में गधे को दौड़ाया जा रहा है, जैसे लाल चश्मा पहना के हरी घास दिखाई जा रही हो। बाबू भैया का एक और क्लेम सुनो कि गौशाला मौजूद है। अरे बाबू भैया तारीख पढ़े, बादशाह घोड़े भी रखते थे, गधे भी रखते थे, मतलब आप जैसे को नहीं। अब इस गौशाला का जिक्र शाहजहांनामा, बादशाहनामा और एएफआई किसी रिपोर्ट में नहीं मिलता। यानी 1920 सेंचुरी में बाबू भैया का क्लेम्स किए हुए कोई भी दावे नहीं मिलते, कोई एविडेंस नहीं मिलता। अब बाबू भैया ने पीएन ओक से सारा कुछ उठा लिया। उन्होंने भी अपनी किताब में हवाला दिया गौशाला का उन कमरों के हवालों से, 22 कमरों के हवाले से, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने भी दिखा दिया। उन कमरों में कुछ नहीं है, पिलर खड़े किए गए। अब उन कमरों का गौशाला से क्या लेना देना? बीजेपी सरकार के मिनिस्टर ने भी कह दिया ताजमहल ही है।
बादशाहनामा शाहजहां में उसकी खरीदो फरोख्त भी लिखी गई है, किससे लिया, क्यों लिया, कब लिया। अब पीएन ओक ने जो किताब लिखी है, बाबू भैया ने उसको पकड़ के चले। बाबू भैया को यह भी याद होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में इसको डिस्क्लेम कर दिया। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था आप वक्त जाया कर रहे हो। अब बाबू भैया को लगता है स्टोरी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। बाबू भैया का क्या है, कल यादव को यो यहूदी बना देगा, कुतुब मीनार को छोटू मीनार बना देगा, सिकंदर को अलेक्जेंडर बना देगा ये आदमी। तो आज ताजमहल को ताजूमहल, कल ताजूमहल को बाबू महल बना देगा ये आदमी। इस फिल्म से साफ पता चलता है जनता को थर्मामीटर से चेक किया जा रहा था इनका टेम्परेचर क्या कह रहा है। लेकिन ऐसी बोरियत फिल्म बनाई है जिसको जनता ने बिल्कुल ही कर दिया। अब बाबू भैया अंग्रेज भी हंस रहा होगा, यार ये हिस्ट्री के साथ इंडिया क्या कर रहा है। अब मोदी सरकार को पता था ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में टेम्परेचर हाई हुआ होगा, ये फिल्म निकाल कर ताजमहल गिरा देंगे। अब बाबू भैया इस फिल्म के अंदर साफ लफ्जों के अंदर कहते हैं खोदना नहीं है खोजना है। अरे बाबू भैया क्या खोजोगे यार तुम, जिसको पूरी दुनिया ने मान लिया। फिर एक और जुमला अपने आप को बचाने के लिए कहते हैं ये हिंदुओं का नहीं, मुसलमान का नहीं, हिंदुस्तान का है। अरे बाबू भैया दुनिया को पता ये हिंदुस्तान का है, आपको पता, मुझे पता, तमाम जनता को पता, पूरी दुनिया को पता हिंदुस्तान का है। ना तो अफगानिस्तान मांग रहा है, ना ब्रिटिश मांग रहा है, ना बांग्लादेश मांग रहा है, ना पाकिस्तान मांग रहा है। अरे बाबू भैया हम खुद आपके फैन थे, ये फिल्म देखने के बाद हमें तो आप पर विश्वास नहीं हुआ, ये क्या किया है आपने। बाबू भैया कुर्सी के लिए किया, पैसों के लिए किया, किस चीज के लिए किया, जनता को तो बताओ किस चीज के लिए किया। बाबू भैया आपकी हरकत देखे मेरा नहीं ख्याल है आपके फैन को जो है अच्छा लगाओ। लेकिन उम्मीद करता हूं बाबू भैया आइंदा ऐसी कोई फिल्म आप नहीं बनाएंगे। ये फिल्म ना हिंदू के लिए थी, ना मुसलमान के लिए थी, ना ताजमहल हिंदू का है ना मुसलमान का, ये एक मोहब्बत की निशानी है और ये हिंदुस्तान में ये सच है। बात खत्म। मोदी सरकार के चेहरे के नकाब उतरते जा रहे। ये आदमी बाबरी मस्जिद को राम मंदिर की तरफ लेकर गया, सिर्फ और सिर्फ मजहब के लिए नहीं लेकर गया, ये सिर्फ इलेक्शन और सीट के लिए लेकर गया है। यही मोदी सरकार ताजमहल को ताजू महल बनाने की पूरी कोशिशों में लगी रहेगी और आपका टेम्परेचर चेक करती रहेगी। आपको मंदिर की लालच देकर दुनिया के अंदर रुस्वा करेगी। अब बिहार के इलेक्शन के लिए ये करना इसके लिए जरूरी था, लेकिन ये फेल हो चुका है। फिर मैं गोदी भक्तों को तो ये सब कुछ नहीं समझा सकता, लेकिन पीसफुल इंडिया और लोगों को मैं सिर्फ इतना जरूर बता सकता हूं कि गोदी सरकार कोई ना कोई शरारतें करती जा रही है और करती रहेगी और पढ़ी लिखी आवाम अब समझती जा रही है और समझती जाएगी। मेरा मकसद आपको गुमराह करना नहीं, सच बताना था। अगले एपिसोड के लिए दिमाग ठंडा और चाय गर्म रखें।